चलो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9। तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग को खत्म करने में टाइम लगेगा, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ डीपीपीस देते रहूंगा। तो अभी जो हम लोगों का वर्क हम जो करेंगे वो ऐसा करेंगे कि सीक्वेंस सीरीज बोर्ड लेवल, उसके बाद लीनियर इनइक्वेशन एक दिन करवा दूंगा बोर्ड लेवल, लीनियर इक्वेशन बोर्ड लेवल, मतलब ये चैप्टर 9 और ये चैप्टर 6 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं फिर सीक्वेंस सीरीज एंट्रेंस में जाऊंगा, और उसके बाद फिर पीएनसी बोर्ड लेवल करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बाय चांसली किसी का पीएनसी का अगर एग्जामिनेशन में आ रहा है तो इसलिए ऑलरेडी तुम लोगों को पीएनसी अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी संडे वाला क्लास में है ही और अपलोडेड भी है वीडियो यूट्यूब में, तो इसलिए उसके लिए दौरा दौरी नहीं है। लीनियर इक्वेशन में मगर मेरे ख्याल में मैंने कहा नहीं था कि मैंने शुरू कर दिया, तो वो मैं इस बैच में एक बार करवा दूंगा पहले। तो आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज में होंगे। सीक्वेंस सीरीज में हम सबसे पहले एपी देखेंगे, फिर जीपी देखेंगे, थोड़ा सा एचपी भी बोर्ड लेवल में ही देख लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, अर्थमेटिक, और फिर सीरीज देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो हम जानते हैं कि कोई भी टर्म अगर A1, A2, A3 डॉट डॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग डी मानते हैं, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मैं कहते हैं वाला वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एपी थोड़ा हम पढ़ के आए हुए हैं। तो इसमें से हमें क्या क्या मालूम है? हमें nth टर्म मालूम है, a प्लस n माइनस 1d। हम सम का फॉर्मूला जानते हैं, मेरे ख्याल में सम का फॉर्मूला प्रूफ कराने का जरूरत नहीं है, a1 प्लस a2 डॉट 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 an, तो ये हो जाता है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जीपी में प्रूफ करवाऊंगा, एपी में प्रूफ स्किप कर रहा हूं क्योंकि 10th में हम लोग प्रूफ करके आए हुए हैं। नंबर थर्ड, अगर ए बी सी एपी में है तो बड़ा बेसिक कंडीशन था, तो आइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर कुछ सम्स करवाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। एपी मेरे ख्याल में तुम सब लोग कर चुके हो, चाहे वो सीबीएसई के बैकग्राउंड से आओ या मुझे जो फील हो रहा है। ठीक है, सीबीएसई में तो एपी था, कहां तक था? सम ऑफ द एपी तक था ना क्लास 10th में? यस सर। ठीक है, सम ऑफ द एपी तक था। जो एडवांस मैथ्स के एडवांस वाले में भी था। कोई जनरल मैथ्स का बंदा है क्या? सेवा जनरल मैथ्स में एपी जीपी था या नहीं? एपी था या नहीं? जीपी का बात नहीं कह रहा हूँ। सर सेम ही है सर बुक। तो सेम बुक है, ठीक है। नहीं, सुनने में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है तू? क्या मुझे मैसेज कर दे? ठीक है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि इसमें हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करके जीपी में टाइम देंगे ज्यादा। ठीक है, चलो। प्रॉब्लम, फाइंड फर्स्ट चलो रुक जाओ, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। मुझे जरा एक चीज है कि अचानक अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट सम में जाऊंगा तो प्रॉब्लम है। इससे अच्छा कि थोड़ा सा एक बार वो सम्स करवा देता हूँ जो मैं मानता हूँ कि एपी में बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, द सम of 4 integers in arithmetic progression is 24 and
their product is 945. Find the numbers. Solution. 4 नंबर जब एपी में दिया रहता है, 4 नंबर जब एपी में दिया रहता है, तो नो डाउट हम ले सकते हैं कि नंबर्स भी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस थ्राइस डी। मगर इसे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, सर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा अजीब सा एक 4 डिग्री टर्म आ जाएगा, ठीक है। 4 डिग्री टर्म, और उसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, 4 डिग्री टर्म मिलेगा तुम्हें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला हम लेते नहीं है। लेट नंबर बी ए माइनस थ्राइस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्राइस डी लेते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा ट्वाइस डी है। अब कॉमन डिफरेंस मैंने डी नहीं लिया है, ट्वाइस डी लिया है। ये लेने से क्या फायदा हुआ? 2 फायदा है। एक तो ये कि सम दिया हुआ है, तो अगर तुम इनको सम करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये खासियत है। थ्राइस डी इज इक्वल टू 24, मतलब ए इज इक्वल टू 6। और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तब भी बड़ा सुंदर सा चीज होगा। तो मल्टीप्लाई ए माइनस 3d ए प्लस 3d, नहीं क्या मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ए माइनस 3d के साथ ए प्लस थ्राइस डी, और वैसे ही ए माइनस डी के साथ ए प्लस डी इज इक्वल टू 945। तो इससे ये फायदा हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इस वाले में, और जो बच गया वो आया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945। ए का वैल्यू 6 पता है, तो 36 माइनस 9d स्क्वायर, 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945। इसे ब्रेक कर सकते हो, उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। d टू द पावर 4 माइनस, कैलकुलेशन में हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं आज, 144 इज प्लस 39 इक्वल टू 0, प्लस 39 इक्वल टू 0। क्या फायदा? तो अब ये डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होने के कारण d टू द पावर 4 माइनस 39 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 39 इक्वल टू 0। तो हेंस तुम्हें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 39 इक्वल टू 0। तो हेंस आइडर डी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा और डी स्क्वायर का वैल्यू 39 होगा। मगर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर होने के लिए, ये इंटीजर होने के लिए मुझे मालूम है, बिकॉज टर्म्स आर इंटीजर्स, तो d इज इंटीजर होना जरूरी है, क्योंकि a ऑलरेडी तुम्हें इंटीजर मिला हुआ है एज a इज इक्वल टू 6। तो हेंस d स्क्वायर इक्वल टू 1 पॉसिबल है, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हेंस a का वैल्यू 6 लोगे तो d का वैल्यू 1 लोगे, तो जो नंबर्स होगा वो तुम्हारे पास होगा 3, 5, 7, 9, और a का वैल्यू 6 लोगे, d का वैल्यू -1 लोगे, तो नंबर्स 9, 7, 5, 3 दोनों ही लिखना होगा अगर मार्क्स चाहते हो तो। कोई टीचर मार्क्स काट देता है केवल एक लिखने से, किसी को लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? इसमें ज्यादा समझ में आया नहीं पूछता हूँ, डाउट होने से ही बोलना, हाँ तब भी बोलो। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर आपने वो जो वो लिखा ना, रीजन लिखा ना, टर्म जो थे वो सब इंटीजर में है, तो डी इंटीजर नहीं है। हाँ हाँ सर वो आपने ये क्या लिखा, डी इजंट, ये इज इंटीजर है। टर्म इज इंटीजर, तो दिस इंप्लाइज डी इज इंटीजर होना पड़ेगा, मगर यहाँ पे डी स्क्वायर 39 है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक। तो डी तो इंटीजर नहीं है ना, प्लस माइनस रूट ओवर 39, नॉट एन इंटीजर। ठीक। मैं आ रहा हूँ।
आगे चलूं? आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम। मैं जान रहा हूं कि इस टाइप के सम्स तुम लोग जानते होगे, मगर एज अ टीचर मैं गारंटेड नहीं लूंगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 21, 16, 11 डॉट डॉट माइनस 99? तो नो डाउट एंगल हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो -5 का है। तो टर्म्स इन एपी, तुम पहला एक ऐसा टॉपिक देख रहे हो, मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं था, क्वाड्रेटिक में भी नहीं था, जिसमें बोर्ड लेवल खत्म होने के बाद ही मैं एंट्रेंस का आर्चाइव तुम्हें पकड़ा दूंगा। ये टॉपिक का यही मजा है, ठीक है। A1 इक्वल टू 21, कॉमन डिफरेंस -5, an का वैल्यू -99। तो हेंस an का वैल्यू होगा A1 प्लस n -1d, an का वैल्यू -99 इज इक्वल टू 21 प्लस n -1 इंटू -5। सॉल्व कर लेना, n का वैल्यू 25 है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सॉल्व एग्जांपल्स करवा रहा हूं, हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद हमें नहीं करना है। लिखना है तो लिख लो, ये तो तुम लोग जानते ही होगे, ठीक है। वार्म अप है ये सब। आगे चलो, प्रॉब्लम। हाउ मेनी टर्म्स are identical in two arithmetic progressions 246 up to 100 terms and 369 up to 80 terms? देखो, दो अगर अलग अलग एपी बनाते हो तो जैसे तुम यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे जाएगा। फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 15, 16, 18 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 100 टर्म्स हैं, डॉट 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 यहाँ पे 80 टर्म्स हैं। तो इनका कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स को निकालूं तो कॉमन एलिमेंट्स मुझे क्या क्या मिलेगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है। तो कॉमन एलिमेंट का जो सीक्वेंस होगा वो होगा 6, 12, 18। तुम देख रहे हो इट इज ऑल्सो एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। 2 मिनट रुको।
चलो, कॉमन एलिमेंट इज ऑल्सो एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6। D2 का वैल्यू तुम्हारे पास 3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम क्या हो रहा है? 6 तो 6। तो ये तो वही वाला लॉजिक है ना, ये तो होगा ही। मतलब देखो, मतलब हम लोग एक क्लास 5th या 6th में एक सम पढ़े थे कि एक हॉर्स है, वो 5-5 यूनिट का छलांग लगा रहा है, और एक हेयर है, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर ओनली, और हेयर जो है वो 2-2 यूनिट का छलांग लगा रहा है। तो उन लोग मिलेंगे कब? तो ये तब मिलेंगे जब ये भी वो जितना यूनिट, दोनों ही डिस्टेंस तो सेम होना पड़ेगा। तो सपोज ये 2 फीट का छलांग लगा रहा था, ये 5 फीट का छलांग लगा रहा था, तो इसीलिए ये जब 10 फीट जाएगा और ये जब 10 फीट जाएगा तभी मिलेगा। वो 10 फीट क्या था, ये जितने का जंप ले रहा है और ये जितने का जंप ले रहा है, उसका एलसीएम। तो यहाँ पे भी तो वही होगा ना, मगर फर्स्ट कॉमन एलिमेंट जो होता है वो हर समय तुम इंस्पेक्शन से निकालोगे। फर्स्ट कॉमन एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट कॉमन एलिमेंट जो होता है वो ऑलवेज इंस्पेक्शन से निकालना। नहीं, तुम एक इक्वेशन लिख के भी सोच सकते हो, मगर वहां पे भी इंस्पेक्शन ही करना पड़ता है। तो अब मैं इस सम को दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? तो हेंस तब तो खेला ही खत्म हो गया। मैं दोबारा सम को बता रहा हूं। मेरे पास फर्स्ट सीक्वेंस क्या है? मेरे पास फर्स्ट सीक्वेंस है 6, नहीं, फर्स्ट सीक्वेंस था मेरा 2, 4, 6 अप टू कहां तक? 100 टर्म्स। तो इसका 100 टर्म। और सेकेंड सीक्वेंस क्या है? सेकेंड सीक्वेंस मेरा है 3, 6, 9 अप टू 80 टर्म्स। तो अब मुझे ये देखना होगा कि इसका 100 टर्म और इसका 80 टर्म क्या होता है। ये तो निकाल सकते हो, ये 100 का तो वैल्यू निकाल सकते हो। 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 हो रहा है, तो हेंस ये 200 होगा। इसका 80 टर्म्स तो 3 का मल्टीपुल है, तो B80 का जो वैल्यू होगा वो 240 होगा। तो कॉमन जब ढूंढोगे तो वो कहां तक ढूंढोगे? मतलब फर्स्ट वाला जो है वो है तुम्हारे पास 2, 4, 6 कहां तक? 200 तक। दूसरा वाला है 3, 6, 9 240 तक। तो कॉमन जो होगा वो कहां से कहां तक हो सकता है? मैक्सिमम 200 तक ही हो सकता है ना, हाँ या ना? yes क्योंकि 200, अब 200 है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि टर्म में है या नहीं, ठीक है? तो मैं अब इस चीज को दोबारा काट दे रहा हूं, नीचे एक बार अच्छे से लिखाऊंगा, क्योंकि ऊपर अभी मैं थ्योरी लिखा रहा था, तो ये थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हमें मालूम चला कि, तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो ये है, क्या हमें मालूम चला कि सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स इन एपी 2, 3, 4 जितना भी है, ऑल्सो फॉर्म एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस एज LCM of common difference of given arithmetic progression। तो चलो, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सीक्वेंस 1 जिसका नाम मैं S1 दे रहा हूं, वो मेरे पास है 2, 4, 6 अप टू 100 टर्म्स। जो मैंने निकाला 2, 4, 6 अप टू 200 हो रहा है। S2 मेरे पास 3, 6, 9 अप टू 80 टर्म्स। जो मेरे पास 3, 6 के टेबल में आ रहा है, तो अप टू 240 आ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स होगा वो क्या होगा? सबसे पहला वाला 6, फर्स्ट टर्म बाय इंस्पेक्शन, उसके बाद 12, उसके बाद 18, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200। तो 200 अगर मैक्सिमम होगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज ये nth टर्म है, तो Tn का वैल्यू 200, मतलब 6 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6 है, इज इक्वल टू 200। यहां से n का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाता है 33 इंटू 1/3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट अ टर्म, नॉट अ टर्म। क्यों? कोई बोलेगा? क्योंकि n जो होगा वो हर समय क्या होना चाहिए?
नेचुरल नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म है। तो 33 इससे छोटा होना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जो होगा वो 33 होगा। किसी को डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। सम्स वाले सम्स कर लेते हैं, जहां पे सम पूछता है। The ratio of sum of n terms of two arithmetic progression is thrice n plus 1 is to 4n plus 3. Find ratio of its mth term. Solution. सम को देखना है तो देख लो, 45 सेकंड्स देता हूं। चलो, द रेशियो ऑफ सम ऑफ द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इतना। तो लेट फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म a2 है, कॉमन डिफरेंस d2 है। b1 लेता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, b1। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2ap, तो मतलब पहले वाला का n टर्म्स और दूसरे वाले के लिए s डैश n का वैल्यू थ्राइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3 है। तो sn का वैल्यू होगा n बाय 2 ट्वाइस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेकंड वाले के लिए होगा, अगर ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ट्वाइस a2, ट्वाइस मैंने b1 लिया है ताकि कंफ्यूज ना हो सेकंड टर्म से, प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू थ्राइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3। n बाय 2 को कैंसिल करता हूं
तो ट्वाइस A1 प्लस n-1 D1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस B1 प्लस n-1 D2 इज इक्वल टू थ्राइस n प्लस 1 बाय 4n प्लस 3। मुझे निकालना क्या है? मुझे चाहिए रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म। तो रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म मैं साइड में एक बार निकाल के देखता हूँ। तो रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म का मतलब है कि मुझे am बाय bm चाहिए। तो am में ये a प्लस m-1d होगा और bm में ये d1 होगा और b1 में ये b1 प्लस m-1 d2 होगा। क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अभी सेम है? नहीं, एक प्रॉब्लम है। इसमें तुम देख रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ A1 है और इसमें कोफिशिएंट कितना है 2। तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो n-1/2 D1 डिवाइडेड बाय B1। अरे तुम लोग ने अलग तरीके से भी निकाला होगा तो चिंता मत करो, जैसे भी निकालोगे आंसर आता है। हाँ, थ्राइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3। अब बोलो क्या एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 सेम है? हाँ, अब ध्यान से देखो सेम है, बस अंतर क्या है? अंतर ये हो गया है कि तुमको अब क्या चाहिए, तुमको अब n-1/2 नहीं चाहिए, तुमको m-1 चाहिए। तो ठीक है, तो पुट n-1/2 इज इक्वल टू m-1। इसका मतलब n-1 इक्वल टू ट्वाइस m-2। इसका मतलब n इक्वल टू ट्वाइस m-1। तो n को अगर तुम ट्वाइस m-1 पुट अप करोगे इन 2 क्या मिलेगा तब ये? तो 2 इंप्लाइज A1 प्लस, अरे तो ये तो तुमने ऐसा सब्स्टिट्यूट ही किया ना, m-1 D1। इसका मोटिवेशन समझ में आ रहा है? यही सम का खेला है। B1 प्लस m-1 D2। मुझे जब ये कराता हूं ना AP, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि तुम जानते हो नहीं जानते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में रहता हूं। तो हैंस सॉरी, तो इस साइड भी चेंज करना होगा। तो इसलिए किसी को डाउट है तो बोलोगे हाँ। इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, अब n के बदले तुम लिख सकते हो ट्वाइस m-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ ट्वाइस m-1 प्लस 3। तो हैंस तो ये 1 से 1 इंप्लाइज क्या? 1 इंप्लाइज कि तुम्हारा ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये am हो जाएगा बाय ये वाला, ये am है, नीचे वाला bm हो जाएगा इज इक्वल टू 3 2 जा 6m माइनस 2 4 2 जा 8m -1। खेला खत्म, आंसर ये होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो बोलो। 6m-2/8m-1। 2 मिनट का टाइम देता हूं, जस्ट ऐसे ही पूछता हूं। मिला था ये वाला सम? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, तो मैं जरा कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है हाँ सर 10 के आर डी शर्मा में था। और 10 का जो आर डी शर्मा जो है एपी और 11th का आर डी शर्मा सेम ही है, चैप्टर ही सेम है, सेम ही कॉपी पेस्ट है वहां पे वो। चलो अन्वेषा, क्या चाहिए था तुझको? सर फिजिक्स का मटेरियल। कौन सा चैप्टर का नाम बोल। सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और जितना भी आपके पास ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट का नहीं होगा, मोशन इन वन डायमेंशन का होगा। हाँ सर होगा। ठीक है सर हाँ सर मैंने भी आपसे पूछा था सर।
तुझे क्या चाहिए? मैं अभी जब तुम लोग 2-3 मिनट जो रहते हो मैं बना ही देता हूँ, इसलिए। हाँ, मेरे डेस्कटॉप में था, मैं डेस्कटॉप से हार्ड ड्राइव को से हाँ बोलो, तेरा नाम बोल। सर ऋषिकेश सर। ऋषिकेश, ठीक है। सर मेरे पुराने वाले नंबर पर भेज दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, भेज दो। आगे चलूं? तो थोड़ा सा रुकिए सर। ठीक है, और भी किसी को चाहिए हो? हाँ, मैं बना ही दे रहा हूँ एक साथ। हाँ ठीक है, मुझे क्लास के बाद मैसेज कर देना बस। हाँ हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलो, प्रॉब्लम। The interior angles of a convex polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and common difference is 5 degree. Find the number of sides of polygon. सम लिख लो एक बार, 45 सेकंड्स देता हूं। तुम्हारा मेन एम होना चाहिए, जो टॉपिक टफर है वो जो टॉपिक टफ है, मगर जो टॉपिक आसान है उसे आसान रखना है। सीक्वेंस सीरीज एक आसान टॉपिक है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं। मैं जो बार बार पूछ रहा हूं कि क्या तुमने क्लास 11th में किया, 10th में किया, और उसके बावजूद मैं करा रहा हूं ताकि जब मैं पास्ट ईयर का कलेक्शन दूं तो ये फीलिंग ना हो कि नहीं सर इस टाइप का सम तुम मुझे ना बोलो। हाँ, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तुम सबने क्लास 10 में किया है ये चीजें, मगर एक मोमेंटम दे देता हूं। और डायरेक्टली जीपी शुरू करना अच्छा भी नहीं दिखता है, थोड़ा गलत दिखता है। चलो आगे चलता हूं। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन एपी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, sum of interior angles of a polygon, वो हर समय n-2 इंटू 180 डिग्री होता था। रीजन तुम जिस भी टाइप से दे सकते हो, मैं एक हेक्सागोन में ही दिखा देता हूं कि अगर तुम इस टाइप से ट्रायंगल ज्वाइन करोगे तो देखो तुम्हें 4 ट्रायंगल मिल रहा है, 1 2 3 और 4। n साइड्स के लिए तुम्हें n-2 ट्रायंगल मिलेगा, और हर ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और तुम्हें वही चाहिए। तो जब n = 6 था तो मुझे 4 ट्रायंगल्स मिलते हैं, इसलिए n साइड्स में मुझे n ट्रायंगल्स मिलेंगे, और हर ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हर समय n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्वेक्स का मतलब हो गया कि 180 डिग्री से कम होना पड़ेगा। ये भी एक पॉलीगॉन है, मगर ये वाले को हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। तो कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स चाहिए। तो इंटीरियर एंगल एपी में है और स्मॉलेस्ट एंगल तुम्हें 120 डिग्री दिया हुआ है।
तो A1 120 डिग्री दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री दिया रहा है, कह रहा है n क्या है ये नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे θ1 अगर मैं मान लूं तो अकॉर्डिंग टू द सम, जब तुम सम करोगे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट डॉट θn, तो इसका वैल्यू तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होना पड़ेगा ऑफ पॉलीगॉन। और इसका फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे तो ये तो n/2 ट्वाइस इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और ये तुम्हारा निकला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज n/2, 2 इंटू फर्स्ट डिग्री 120 डिग्री है, n-1 5 डिग्री है, n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा मेन एम ये नहीं है कि हम लोग कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद करें। तो जब तुम सब कुछ कैंसिल करोगे तुम्हें 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इक्वल टू 0 मिलेगा। इसे भी रिड्यूस कर दोगे तो तुम्हें सबसे रिडक्शन फॉर्मूला में मिलेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तुम्हें ये मिलेगा n-9 इंटू n-16 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16। मगर अगर n इज इक्वल टू 16 है तो θ16 का वैल्यू क्या होगा? θ16 का वैल्यू होगा θ1 प्लस 16 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5 डिग्री इज इक्वल टू 195 डिग्री, जो 180 डिग्री से बड़ा है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो कॉन्वेक्स है। 9 के लिए पॉसिबल है, तो हेंस n इज इक्वल टू 9, तो हेंस इट हैज 9 साइड्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलो। सर एक बार जान रहा हूं कि कॉन्वेक्स और अर्थमेटिक कॉन्केव प्रोग्रेशन में, हाँ बोलो। सर कॉन्केव और कॉन्वेक्स का मतलब एक बार समझा दीजिए वही ना। कॉन्वेक्स कॉन्केव ये वाला है, ये वाला कॉन्केव में तुम्हारे पास एंगल 180 से बड़ा हो सकता है, मतलब ये वाला, ये भी तो एक पॉलीगॉन है ना। ग्रेटर देन 180 है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। लिखना है तो लिख लो, टाइमर दे देता हूं 2 मिनट का। खूब मेहनत करना है, खूब डाउट पूछना है। सर वो लास्ट पार्ट थोड़ा सा समझा देंगे क्या? कौन सा बोलो, कौन सा मतलब? सर लाइन क्वेश्चन नंबर बोलेगा तो मुझे। लाइन 20। लाइन नंबर 20 में नहीं, मेरा कहना है n का वैल्यू जब 16 मिला तो लार्जेस्ट एंगल देख क्या मिला, लार्जेस्ट एंगल का वैल्यू। हाँ सर समझ गया। 195, मगर 195 नहीं हो सकता ना, क्योंकि सम क्या कह रहा है, क्या पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में तो 195 डिग्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक्सक्लूड हो जाएगा। आया समझ में? ओके सर, हाँ सर। क्योंकि तुम्हें 2 वैल्यू मिला तो तुम्हें दोनों वैल्यू चेक करना होगा ना। इससे तो n का 2 वैल्यू मिला, n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16। अब हम लोग चेक करेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसके लिए बनेगा। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। एक मिनट।
सर हो गया। हाँ चलूं आगे। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अगर ए बी सी इन एपी, 3 टर्म में ही बता रहा हूं, ए डैश बी डैश सी डैश भी एपी में, तो तुम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, एपी में ही रहेगा। इंप्लाइज डिवीजन भी एपी में ही रहेगा। किसी के साथ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, लैम्डा नेगेटिव है तो एपी में रहेगा। ये दोनों को अगर ऐड करोगे तब भी एपी में रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर ऐड करोगे, सॉरी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, सी प्लस सी डैश, तो ये भी एपी में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस होगा डी प्लस डी डैश। और ये वाला तो था ही अपना, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस। और ट्वाइस b इज इक्वल टू ए प्लस सी। और एक सुंदर सा प्रॉपर्टी है, am अगर AP में होगा तो A1 प्लस, मैं एक नंबर दे रहा हूं, मैं नंबर देके समझाने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, A10, तो A1 प्लस A9 का वैल्यू 9 प्लस 1 10 होता है। A4 प्लस A5 का वैल्यू 5 प्लस 4 10, सॉरी A6 का वैल्यू, A5 प्लस A5 का वैल्यू, और A3 और A7 का वैल्यू सेम होगा। मतलब अगर AP में सम ऑफ लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट, देन सम ऑफ टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इफ A1 A2 अप टू A100 आर इन AP and A1 plus A5 plus A11 plus A9 plus A15 plus 15 A19 is equal to 300, find A13 plus A7। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? A1 और A19 का जो सम होगा, A5 और A15 का जो सम होगा, और A11 और A9 का जो सम होगा, क्या होगा? As A and R in AP, तो तुम जानते हो कि A1 प्लस A19 सम ऑफ द लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट K होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A1 प्लस A5 प्लस A11 प्लस A9 प्लस A15 प्लस A19 इक्वल टू 300। तो ये कितने बार होगा? K कितने बार आया? 3 बार। तो थ्राइस K इज इक्वल टू 300, तो K का वैल्यू 100। तो A13 प्लस A7 का भी सम कितना हो रहा है? लोअर सफिक्स का सम 20। बट A13 plus A7 will same as A1 plus A19, जो K है, is equal to 100। तो hence A13 plus A7 equal to 100। ये सम तुम्हें ये सम तुम्हें बताएगा कि क्यों प्रॉपर्टी सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। रखना है तो लिख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
सर ठीक है, कभी कभी एसेशन रीजन में भी आ सकता है। इस प्रॉपर्टी का और एक नाम है, पहले लिख लो इससे, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर सर हाँ बोल, सुन रहा हूँ। सर वो हाँ, सेकंड पॉइंट जो आपने लिखा है वो ये सर बील उसमें प्लस लैम्डा है। भी हाँ बोल, सॉरी। सर थर्ड पॉइंट में ए डैश क्या है? ए प्लस ए डैश मतलब अगर करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करोगे तो एपी में मिलेगा। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड हो रहा है, समझ में आया? यस सर। तो लोअर सफिक्स एक बार फिर से बताएंगे कि मतलब कौन सा लोअर सफिक्स है? लोअर सफिक्स तो एक ही है ना, 1 और 9। तो 1 + 9। तो मतलब इन दोनों को बोलते हैं कैसे लोअर सफिक्स? हाँ, लोअर सफिक्स तो मतलब वही किसको, मतलब किसको, हाँ सम ऑफ द सम तो है, तो 2 होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लोअर सफिक्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या लोअर सफिक्स है? 1 और 9, तो इसका सम कितना हुआ? 10, इसमें लोअर सफिक्स क्या क्या है? 4 और 6। देख, लोअर सफिक्स क्या है, जब मैंने एक बार बोल दिया तो खिला खत्म, वो अंग्रेजी है, उसमें कंफ्यूज होना बेवकूफी है। और कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो। 6 + 4, तो मेरे तेरे दिमाग में होगा सर हमारे स्कूल में इसे लोअर इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, लोअर इंडेक्स ही बोल दो, जो बोलना है, उससे कोई पंगा नहीं है। ठीक है सर। ये इसका भी 10। अब आया समझ में? हाँ सर। सर हाँ बोल। सर आपने वो जो हाईलाइट किया है उसके ऊपर जो आपने A1 + A9 किया है सर, हाँ, उसका A10 के साथ कुछ रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है सर मतलब रैंडमली अगर रैंडमली, ये तो A1 रैंडमली है, + नीचे नीचे वाला तो पूरा रैंडमली लिया है मैंने। ओके सर, मतलब अगर A1 + A3 लिया होता और A2 + A2 लिया होता तब भी वो भी सेम सेम होता। होता, हाँ। ओके सर। आगे चलूं? सर एक मिनट। आगे चलूं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, इफ ए, सॉरी मैंने कहा था कि ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी है उस वो चीज तुम्हें कभी कभी एसेशन रीजन में मिल सकता है,
और तब लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स नहीं बोला जाता है। वो तो देखो मैं एक नाम देता हूं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। उसे नॉर्मली कहा जाता है इन एन एपी, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इन एन एपी द सम of the terms equidistant from the beginning and the end is always same. अब वो डिपेंड करेगा कि तुम कब कहां से बिगिनिंग सोचते हो, ठीक है। तो ऑलवेज सेम। चलो अब प्रॉब्लम में आते हैं, लिखना है तो लिख लो। द सम if a square, b square, c square are in arithmetic progression, prove that 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in AP. इसे अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पॉसिबली इस टाइप का सम भी तुमने किया होगा कि एक बार ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिया और यहां से वाला रिलेशन निकाल लो, या एज्यूम करके एजम्पशन ही ले लो। पहले एज्यूम कर लो कि आर इन एपी। तो यहां पे क्योंकि देखो नो डाउट इससे आंसर आएगा, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं इससे आंसर आएगा। तो आंसर आएगा तो सर यही वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, ठीक है चलो यही लगा देते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। मगर देखो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ना जब ऐसा टर्म होता है तो मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूं, मैं डिफरेंस को प्रेफर करता हूं। तुम खुद देखोगे अभी अगर ये एपी में है तो इसका मतलब है कि दिस माइनस दिस, तो 1 बाय सी प्लस ए माइनस 1 बाय बी प्लस सी इज सेम एज दिस माइनस दिस। अब सर क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा तुम्हें इसी स्टेप में पता चल जाएगा। जब तुम एलसीएम ले रहे हो तो देखो कैंसिलेशन हो रहा है दोनों साइड में। तो प्लीज इस चीज को याद रखना, हाँ ऑब्जेक्टिव सब सम्स के लिए, कि कौन सा लेने से चीजें आसान होगा वो तुम्हें देखना होगा। यही नहीं नीचे भी सी माइनस से कैंसिल हो गया। तो इससे पहले वाले में जो मैंने लिखा था, तुम वीडियो को बाद में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वीडियो को बाद में तुम लोग रिविंड करके देख सकते हो कि वो एक बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा था और तुम बोलोगे सर यहां तो कुछ आया ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, तो हेंस इससे तब क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी विच इज ट्रू। वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है, मैं तो ना कह रहा हूं, दे आर इन एपी, तो विच इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो मेरा एजम्पशन इज ट्रू है, विच इज ट्रू, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज ट्रू, एजम्पशन इज ट्रू। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो ये सब चीजें याद रखना। जैसे इफ ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी, then prove that either A, B, C are in AP or AB plus BC plus CA is equal to 0। अब इसमें अगर तुम A वाला फर्स्ट टर्म मैं ले लेता हूं, सेकंड टर्म ले लेता हूं, तो कितना सुंदर टर्म्स है, दिखने से ही एक पैटर्न लग रहा है। इसमें अगर ट्वाइस बी इज इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एपी में है। सॉरी, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं दिया, 1 मिनट के आसपास दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को लिख लो। चलो आगे चलो। तो इसमें अगर ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लोगे तो इट मेक्स कैलकुलेशन लार्जर। लेंडी तो क्या लेंगे, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और दिल खुश हो जाएगा। बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। ठीक है, तो तुम्हें मगर विजुलाइज करना होगा कि हाँ कैंसिलेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम बी स्क्वायर सी के साथ बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। अब बोलो क्या दिख रहा है, क्या क्या कॉमन लोगे? दिख रहा है इसमें और इसमें कॉमन सी लिया जा सकता है, प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकता हूं, ए बी। सी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर, ये अब विजुलाइज करना होगा। तुम बोलोगे सर ये विजुलाइजेशन हम लोग ने सीखा हुआ है, मैं भी बोल रहा हूं बी सी इंटू सी माइनस बी। तो क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा नहीं क्या? क्योंकि तुम इसे, इस वाले को तुम क्या लिख सकते हो, इस वाले को तुम बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हो। तो तुम्हारे पास रह गया सी टाइम्स ऑफ बी प्लस ए प्लस ए बी इज इक्वल टू सी माइनस बी कॉमन ले लो, तो ए टाइम्स ऑफ सी प्लस बी सी। तो दिस इंप्लाइज बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, कैंसिल करते हो मगर जिस चीज को कैंसिल कर सकते हो उसे क्या लोगे, जीरो। और अगर नहीं हुआ तो b माइनस ए इज इक्वल टू, इसका मतलब ए बी सी आर इन ए पी, 4 मार्क्स मिल गया, खेला खत्म। ठीक है, और ये बड़ा जबरदस्त सम है जो तुम्हें ये बताता है कि क्यों स्पेसिफिकली कभी ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लगाना अच्छा होता है, कभी ये लगाना अच्छा होता है। ये तुम्हें बताता है इंपॉर्टेंस। दो मिनट का टाइम देता हूं।
हाँ आगे चलते हैं, आगे चलूं, मैं लाइन में हूं, हाँ सर। ठीक है। सर तो हाँ लिख रहे सर। हो, कोई लिख रहा है, चलो बोला नहीं तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। चलो लास्ट एक सम करवाऊंगा इस टाइप में। इफ ए बी सी आर इन एपी, prove that A 1 by B plus 1 by C, B 1 by C plus 1 by C, 1 by B plus 1 by R in AP। मैं फिर से कह रहा हूं, नो डाउट इसमें भी तुम B माइनस ए इज इक्वल टू लगाओगे और उससे आंसर आ जाएगा। हाँ सम लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड दे रहा हूं, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है। अगर B माइनस ए इज इक्वल टू, जो नॉर्मली इससे पहले हम लोग ने 2 सम में किया था। मैं थोड़ा सा एक अलग ट्रिक देना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से देखोगे। कभी कभी तुम यहां से शुरू करो, और इसमें बहुत कुछ करना होता है, तो एक ही समय तुम बहुत कुछ सीखोगे, ताकि फिर दिमाग में ये सब चीज तुम्हारा रहेगा। तो मैं जरा बस मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा कि यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा। मुझे मालूम है एलसीएम क्या आएगा, बस मुझे तुम लोग बोल दो एलसीएम क्या आएगा। BC बीसी यहाँ पे CA सीए, यहाँ पे एबी। तो मतलब BC क्योंकि तुम्हें ये तो बोलोगे कि सर मोटिवेशन क्या जो आप करोगे कि एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर विल बी बीसी, सीए और एबी इनका। हाँ चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी इन एपी। तो अगर मुझे मालूम है, तब अगर ए बी सी एपी में है और सबको अगर तुम एक कॉमन चीज से डिवाइड कर दोगे तो वो भी किस में रहेगा, इज इन एपी होगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट था। अगर तुम डिवाइड कर देते हो तो कैंसिल कर दो ए को, तुम तो ए को बी को और सी को कैंसिल कर सकते हो। मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं समझ में आ रहा है। मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि अगर ए बी सी एपी में है तो ए बाय लैम्डा बी। तुम बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन में आपने बताया था, अरे बात बराबर है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में भी लगेगा। और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ए बी सी है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया किससे, ए बी सी से। तो क्या मुझे मिला, 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी इन ए पी। चलो अब मुझे BC नहीं चाहिए, मुझे 1 बाय बी सी प्लस 1 बाय सी ए चाहिए। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय बी सी करूं और अलग अलग करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा बोलो। मतलब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले एक चीज तुम्हें दिखा दूं कि ये ए से जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्यों तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा बोलोगे, ए बाय बी प्लस क्या, ए बाई सी। ए बाय सी। ये क्या बन जाएगा, मतलब देखो मेरा कहना है कि जरा तुम लोग काम कर सकते हो कि तुम लोग जरा यहाँ पे भी मैनिपुलेट करके देख सकते हो कि तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है, क्योंकि उससे भी पता चलता है कि क्या करना है, मुझे चाहिए क्या। ये मेरा सम था। और इसके बाद जरा ठीक है, जरा जस्ट थोड़ा सा रफ वर्क मैंने किया, और रफ वर्क में मैंने देखा कि नीचे मुझे BC मिल रहा है, ऊपर मुझे AC प्लस AB मिल रहा है, यहाँ पे मुझे CA मिल रहा है और ऊपर मुझे BA प्लस CB मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि क्या होगा कि किताबों में ये सब चीजें, और जब तुम किताबों में देखोगे तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर उसे कैसे पता चला। अब मुझे बोलो ना, तुम्हें ऊपर में ये चाहिए, तुम्हें ऊपर में ये चाहिए, मगर ये तो इंडिविजुअली अलग अलग है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। तो क्या फायदा होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय सी ए। मैं फिर से कह रहा हूं ये एनसीईआरटी का सम है, तुम इससे ऊपर वाले टेक्निक से भी कर सकते थे, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं इसलिए ये कर रहा हूं।
कुछ फायदा हुआ क्या? अगर मैं अलग अलग कर दूं तो मतलब ध्यान से देखो, ये BC और BC कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? AB प्लस CA बाय BC प्लस BC, BC नहीं सॉरी, BC बाय BC तो 1 हो जाएगा, तो +1। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे ये CA और ये CA कैंसिल हो जाएगा, तो AB प्लस BC बाय CA +1। और यहाँ पे क्या बचा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस BC प्लस CA बाय AB। अब क्या करूं, सब में +1 आ गया, ये इस साइड अच्छा नहीं लग रहा है, +1। तो अगर सब में +1 आ सकता है तो सबको सब्सट्रैक्ट भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। इतना कौन लिखेगा? तुम बोलोगे सर इन AP, ऊपर तो आपने बताया था डायरेक्टली 1 को कैंसिल कर दीजिए ना, हो तो गया। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज, इसमें से अगर मैं A कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? B प्लस C बाय BC, इससे क्या मिला? अगर B कॉमन ले लूं तो A प्लस C बाय CA, इससे क्या मिला? अगर C कॉमन ले लूं तो A प्लस B बाय AB इन AP। तो अगर अलग अलग करूं तो क्या मिला? A B कैंसिल, 1 बाय C प्लस 1 बाय B, B क्या 1 बाय C प्लस 1 बाय C, क्या 1 बाय A प्लस 1 बाय R इन AP। खेला खत्म। तुम बोलोगे सर क्या ऊपर वाला मेथड नहीं हो चलता? इसमें आराम से चलता है, घर में एक बार लगा के देख लेना। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। आराम से मेथड चलेगा। कौन कहता है नहीं होगा ऊपर वाला मेथड? तो सर आपने ये क्यों किया? नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग मेथड सीखने में घबराना नहीं चाहिए। अब क्या करोगे? PUBG भी तो बंद ही हो गया, तो अब मैथ्स ही करो, ठीक है। तो अब तो जब PUBG बंद हो गया तो अब और क्या करोगे? PUBG बंद हो गया, टिकटॉक बंद हो गया, तो सब कुछ अगर बंद ही हो गया तो मैथ्स खुला हुआ है अभी तक। ये जूम का पता नहीं है जिसमें क्लास कर रहे हैं। आगे चलूं? सर ओके सर। तो इस चीज को समझो, हाँ, कि कभी कभी ऐड और सब्सट्रैक्ट करके भी किया जा सकता है। चलो अब टॉपिक में आते हैं। असली तरीके से तो बोला जाए तो अब शुरू हुआ। अरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में तुम्हें अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। इंसर्शन का मतलब समझो। अगर मैं तुमसे कभी बोलूंगा कि इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब होता है कि वी हैव टू इंसर्ट एन टर्म्स A1 A2 dot AN between A and B such that they are in AP, that is A, A1, A2, AN और B जो सीक्वेंस हो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो।
ये लिखने से पहले मैं एक सम कराना चाहता हूं, बस इसे एक बार पढ़ लेना, हाँ बाद में, हाँ मैं ये ऊपर स्पेस छोड़ रहा हूं, मैं वहां पे थ्योरी डेवलप करूंगा। प्रॉब्लम, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 29। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के अंदर तुम्हें कितना अर्थमेटिक, कितना नंबर इंसर्ट करना है? 5 नंबर, सच दैट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तुम बोलोगे सर ये तो 10th क्लास का सम है, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 5, ये कौन सा टर्म है बोलोगे? ये कौन सा टर्म? लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मतलब 7, क्योंकि तुमने 5 टर्म यहां पे डाला और एक टर्म यहां पे मौजूद था, तो A7 29। तो तुम बोलोगे सर इससे कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। अरे अल्टीमेटली तो वही है ना, कि मुझे कहना है कि मुझे ये टर्म्स निकालना है। तो ये A1 + 6D इज इक्वल टू 29। A1 का वैल्यू 5 मालूम है, 5 + 6D इज इक्वल टू 29, तो हेंस D इज इक्वल टू 4। तो अगर D4 आ गया तो A1 कौन सा टर्म है? 9। मैं एक काम करता हूं, मुझे A1 A7 लिखने में पसंद नहीं है मुझे, हाँ मुझे T1 लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा है टर्म, क्योंकि A ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। तो फर्स्ट टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म 5 था। सेकंड टर्म क्या है? A1, तो वो क्या हो जाएगा? 5 + 4 9। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? A2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 13। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? A3, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 17। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? A4, ये क्या हो जाएगा? 21। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? A5, तो ये क्या हो जाएगा? 25। तो 5 मीन्स आर 5 अर्थमेटिक मीन्स आर क्या क्या मिला? मीन्स आर 5 तो नहीं मिला, ये यहां से लेके यहां तक 9 13 17 21 25। ये लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? हाथ उठाओ तो, क्योंकि पहला चीज है मेरे ख्याल में जो तुम लोगों ने बोर्ड लेवल में नहीं, 10th में ये नहीं था ये टॉपिक, मुझे जो मालूम है। ठीक है चलो, लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल। सर 5 और 29 एपी में इंक्लूड है, वो क्वेश्चन में तो नहीं बोला सर, हमने नहीं, assume तो इंक्लूड किया। है, इंक्लूड है वो, ये एज्यूम नहीं किया। इसका मतलब ही मैंने बोला ना, ऊपर मैं तो लिखवाऊंगा नहीं ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन का ही मतलब क्या है? ये तो डेफिनेशन है ना इसका। आया समझ में? ओके सर। मतलब कुछ तो मैथमेटिक्स का कोई एक चीज को तो हमें मानना होगा। अब कोई इंक्लूड करेगा, कोई इंक्लूड नहीं करेगा, खेला वहीं पे खत्म हो गया। हुआ है नहीं? तेरा आंसर अलग, मेरा आंसर अलग, दिखने में कितना खराब लगेगा। आगे चलो। यस सर। यस सर। चलो, तो अब मैं इसे ऊपर जा रहा हूं। और यहां थ्योरी डेवलप कर रहा हूं। ये मेरा पहला टर्म होगा, ये मेरा दूसरा टर्म होगा, ये मेरा तीसरा टर्म होगा। तो ये कौन सा टर्म होगा? an कौन सा टर्म होगा? nth। तो b कौन सा टर्म होगा? तो समझ में आया ना क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक n नंबर्स हैं। ये n टर्म्स है और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो n + 1, तो b। तो इसका मतलब b जो होगा वो मेरा n + 2 टर्म है। मतलब t1 + n + 1d का वैल्यू b है। तो हेंस t1 का वैल्यू a था, n + 1d = b। तो हेंस d का वैल्यू हो गया b - a / n + 1। तो ये मेरे लिए रिजल्ट की तरह काम करेगा।
तुम्हें अब जब कभी मैं बोलूंगा कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन क्या होगा? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया? एल्गोरिथम कॉमन डिफरेंस b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो फर्स्ट मीन कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट मीन a1 इज द सेकंड टर्म, याद रखना। तो ये a प्लस डी, क्योंकि ये सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस है। किसी को डाउट है तो मैं बार बार यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूं। सेकंड मीन क्या होगा? a plus 2 a2, a प्लस ट्वाइस डी। तो nth मीन का फॉर्मूला, rth मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ar, a प्लस, मगर ये कौन सा टर्म होगा? टर्म सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? r प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस होगा। समझ में आ रहा है? rth मीन, क्योंकि इसमें कईयों को डाउट हो जाता है ये फॉर्मूला में, सर r माइनस 1 कहां गया? rth मीन rth टर्म नहीं है, क्योंकि a आगे आ गया तो वो एक ज्यादा टर्म है। rth जो होगा वो टी आर प्लस फर्स्ट टर्म है। किसी को लिखना है तो अब ये थ्योरी लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। पूछने में नहीं शर्माना है सर हमारा। हाँ बोलो। तो सर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज नहीं होता है क्या? नहीं, दो चीज होता है, वो भी है और ये भी है। इसीलिए यहाँ पे देखो, मैंने पहले अरिथमेटिक मीन लिखा था और फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, देखा? यस सर। क्या लिखा? इंसर्शन। तो जब इंसर्शन कहता है तो एवरेज नहीं कहता है। ओके सर। तो थर्ड मीन विल बी विच टर्म? कौन सा टर्म होगा थर्ड मीन? फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, तो इस चीज को, ये मैं बार बार हल्ला करके बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि इस चीज को समझना है हमें। हमारा मेन एम ये है कि कुछ टॉपिक्स में जब हम बोर्ड लेवल करें तो एटलीस्ट उस कुछ टॉपिक में हमारा एंट्रेंस लेवल हमें आसान लगे। अगर ये तुम मेरा बात मान लेते हो आगे चलूं? टाइमर देना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर दे दिया, टाइमर देना भूल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर आपने ये b इज इक्वल टू 2n प्लस 2 को कैसे ब्रेक किया है, एक बार बताएंगे क्या? किसको किसको? सर b इज इक्वल टू nth टर्म प्लस 2 जो था उसको कैसे ब्रेक डाउन किया है? वो तो यहाँ पे देखना, तो इस वाले में देखना। फर्स्ट टर्म क्या है? T1 क्या है? T1 A है। T2 क्या है? A1 आई मीन T3 क्या है? A2 तो AN क्या होगा? Tn प्लस 1 तो N, तो B क्या होगा? सर n Tn प्लस 2। तो वही नहीं तो तो ये भी सोचना कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं। यहाँ पे n टर्म्स हो गए हैं या नहीं? बड़ा बेसिक लेवल में देखना, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स, और ये मिला के तो टोटल ऐसे डैश कितने बड़े, ये रेड लाइन कितने बार आएगा? nth टाइम नहीं, n प्लस 1 आएगा ना। मतलब वही है ना जो दिख रहा है, वही प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग ये a को क्यों भूल जा रहे हो। ये a1 सफिक्स नहीं है। पहले अपने दिमाग से उस प्रिजुडाइज को निकाल लो। आया समझ में कि a1 तुम्हारा फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म a है। प्रॉब्लम वो प्रिजुडाइज है कि नहीं सर a1 ही फर्स्ट टर्म है। क्यों सर? क्योंकि क्लास 10th में हमने a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लिखा था। मतलब अपने उस प्रिजुडाइज को निकालो कि मैं अगर ऐसा बोलता हूं A B C A1 A2 A3, तो अब क्या A का या 6 टर्म है? 6 टर्म है ना। तो प्रिजुडाइज निकालो अपने ब्रेन से उस चीज का। आया समझ में? यस सर। अब हाँ आगे चलूं मैं? यस सर थोड़ा रुको। ठीक है।
सर हो गया। चलो प्रॉब्लम एनसीईआरटी का एक सम है। एन अरिथमेटिक्स मींस आर इंसर्टेड between 1 and 31 such that the ratio of seventh and n plus first means is 5:9. Find n. 1 मिनट सम लिखने के लिए। आगे चलूं? चलो एन अरिथमेटिक मान तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते जाओ। 1 बी का वैल्यू 31। नंबर ऑफ मींस n n n। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? ऊपर कुछ लिखवाया था। b minus a by n plus 1 B minus A plus 1. 30 प्लस 1। चलो अब क्या सेवेंथ मीन कौन सा टर्म होगा? 8 8 टर्म। तो A7 जो होगा वो कैसा दिखेगा? दिस विल बी द 8 टर्म। 8 टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो 8 टर्म ऑफ सीक्वेंस मतलब A plus 7D, नहीं क्या? तो हेंस ये तुम्हारे पास होगा A इज इक्वल टू A का वैल्यू 1 है, 7 इंटू 30/n+1, तो n+211 डिवाइडेड बाय n+1, ये A7। और कौन सा? n प्लस फर्स्ट मीन। तो n प्लस फर्स्ट मीन कैसा दिखेगा? an-1। तो A प्लस n-1d। तो A का मतलब 1 प्लस n-1, d का वैल्यू 30/n+1, तो ये 31n-29 डिवाइडेड बाय n+1। अब अकॉर्डिंग टू द सम क्या दिया है? A7/an-1 जो है ये 1/31 है। तो डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, ये n+1 कैंसिल हो जाएगा और तुम बोलोगे सर क्या बोर सम है सर, छोड़िए ना। तो मैं भी छोड़ ही देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके n का वैल्यू 14 आता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? हाथ उठाओ। ये पहला सम है इसीलिए बोल रहा हूं, कहीं डाउट है तो पूछो। सो 5/9 था क्या सर? कौन सा बोलो? सो लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला। वो 5/9 है। 1/31 कहाँ से मैं लिख रहा हूँ? 5/9। ओ वो सॉरी, हाँ वो 5/9 है। सॉरी, आंसर तभी आएगा रे क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया। हाँ पहले ही कह रहा हूँ कि के सम्स किताबों में सॉल्व रहते हैं, मैं देख के डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर लाइन नंबर 11 में वो क्या लिखा है? n+2 n+211 211 आया समझ में?
आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। ये एक रिजल्ट है जिसको हमें जरूरत पड़ेगा। इसी अभी जेई मेंस का एक एग्जाम चल रहा है, एचपी में ये रिजल्ट का कल ही एक सम आया था जहां पे जरूरत पड़ता है। प्रूफ दैट, मगर बोर्ड लेवल में तो बस ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आता है 4 मार्क्स में। प्रूफ दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स is n times the single arithmetic means between them। अब सिंगल अरिथमेटिक मीन में एवरेज आ जाता है। हाँ, सम लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। चलो, सिंगल अरिथमेटिक मीन, लेट नंबर्स बी ए एंड बी। तो अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा तब? एवरेज होगा a प्लस बी बाय 2। अब ऊपर सम ऑफ द एन अरिथमेटिक मीन, तो ये तो पहला केस हो गया या सेकंड केस था। अब सेकंड केस मतलब ऊपर के अनुसार पहला केस में आते हैं। सपोज एन अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू b माइनस से डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इनका सम क्या होगा? a1 प्लस a2 डॉट डॉट an का सम। ये तो n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाय 2 फर्स्ट टर्म का वैल्यू a प्लस d और an का वैल्यू a प्लस एन डी, क्योंकि वो n प्लस 1 टर्म था। तो n बाय 2 ट्वाइस a प्लस n प्लस 1d। तो दिस कैन बी रिटन एज n बाय 2 ट्वाइस a प्लस n प्लस 1 d के बदले b माइनस से डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो n बाय 2 n प्लस 1 को कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? ट्वाइस a माइनस a प्लस b इज इक्वल टू n ऑफ क्या? a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू n ऑफ कैपिटल A। तो देखो वही कह रहा है ना, n टाइम्स द प्रूफ दैट द सम ऑफ द n अरिथमेटिक मीन। मतलब तुमने क्या प्रूफ कर दिया? a1 प्लस a2 डॉट डॉट an इज नथिंग बट n बाय 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। ये एक रिजल्ट है, बोर्ड लेवल के लिए नहीं, एंट्रेंस लेवल के लिए। ठीक है, कैसा सम आता है? सम सपोज ऐसा तुमसे पूछ सकता है कि प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करवा दूं तो दिल खुश भी हो जाए तुम्हारा। इफ a1 a2 डॉट डॉट a5 आर 5 अरिथमेटिक मीन inserted between 2 and 8, find a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5। क्या होगा? डायरेक्टली आंसर बोलो, डायरेक्टली आंसर बोलो। जितना देर में मैं लिख रहा हूं उतने देर में 28 5 क्या होगा? n का मतलब 5, 25 2 प्लस 8 बाई 2, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना? 25। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मगर ये सम 4 मार्क्स में आता है, बोर्ड में। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। अब समझ में आया वो अरिथमेटिक मीन वाला जो तूने पूछा था? ठीक है, जब सिंगल ऐड करते हो तो अरिथमेटिक मीन होता है। अब और एक अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज वाला, वो हम इनइक्वालिटी में देखेंगे जब हम एएमजीएम इनइक्वालिटी करेंगे।
तो सम के अनुसार हम चीजों का डेफिनेशन को देखते हैं। चलूं आगे? यस सर। सर थोड़ा रुकिए। ठीक है। चलूं? यस सर। चलो, प्रॉब्लम। For what value of n, an plus 1 plus bn plus 1 divided by an plus bn, a not equal to b, is the arithmetic mean of a and b? Solution. चलो, तो क्या हुआ, क्या कह रहा है? a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1, अर्थमेटिक मीन ऑफ a and b क्या होगा? अब ये दो ही नंबर है तो यहां पे है तो वो a plus b by 2 होगा। क्लियर है ये? तो ट्वाइस a n plus 1 plus ट्वाइस b n plus 1 इक्वल टू a plus b multiplied by a n plus b n।
तो इससे अगर ब्रेक करोगे तो 2an + 1 + 2bn + 1 इज इक्वल टू an + 1 + abn + ba⁴n + bn + 1। ये इस साइड आया तो a⁴n + 1 माइनस ab⁴n माइनस ba⁴n माइनस b⁴n + 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? a, तो क्या आया a⁴n माइनस b⁴n, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है b, ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा a⁴n माइनस b⁴n इक्वल टू 0। तो क्या पॉसिबिलिटी आया? a माइनस b इंटू a⁴n माइनस b⁴n इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी होगा ना, इससे आया a इज इक्वल टू b, मगर ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी आया? तब ये होना पड़ेगा a⁴n इक्वल टू b⁴n, मतलब a बाय b होल टू दी पावर n का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, और एनीथिंग टू दी पावर n 1 है तो n का वैल्यू क्या होगा? 0। खेला खत्म। क्या चाहिए था? n का वैल्यू लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। सब में कुछ समझाने लायक था नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन है। खासियत ही यही है, सीक्वेंस सीरीज ट्रिकी सम है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। सीक्वेंस सीरीज ट्रिकी है। इसका खासियत ही यही है कि ये थोड़ा ट्रिकी है। सर हाँ बोल। सर क्या हम ये बोल। सम इंस्पेक्शन से कर सकते हैं? मगर मार्क्स नहीं मिलेगा ना, 4 मार्क्स का सम होगा स्कूल में। आया समझ में? ओके सर। हाँ सर। चलूं आगे? यस हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Summation of AP terms. Reduce 1 into 3 plus 3 into 5, 5 into 7, 97 into 99. 1357 AP में है। क्या नाम था ऐसे को? मेथड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। क्या देखते थे कि हर एक फैक्टर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फैक्टर 2 है, और यही तुम्हारा मोटिव होगा कि तुम्हें एक सम निकालने बोल रहा है 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 1/97 into 99। तो ट्वाइस एस ले आओ ताकि ऊपर कॉमन डिफरेंस आ जाए, और जरूरत के अनुसार। तुम बोलोगे सर फंडामेंटल में भी कराए थे। हाँ, वो एंट्रेंस लेवल का क्लास था, मैं दोनों को कंबाइन नहीं करता हूं ताकि कोई बच्चा, मगर स्टिल बच्चे लोग को कंफ्यूज होता है, बोर्ड लेवल में मेहनत नहीं करते हो, बोर्ड में भी कम मार्क्स आता है, एंट्रेंस में भी। घर में नहीं पढ़ोगे तो मैं चाहे कितना भी मैनेज करके पढ़ाऊं, कितना भी असाइनमेंट सीट दूं, बोर्ड लेवल के लिए एक अलग असाइनमेंट दे रहा हूं, टू बी सबमिटेड सीट, कि अगर घर में एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा है तो ठीक है, वही सम कर लेना। ठीक है, देखो ये तो तुम लोग हर समय बोल पाओगे। देखो एक बड़ा कॉमन चीज है कि सर मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, सर बहुत क्लासेस होते हैं। अरे बहुत क्लासेस होते हैं,
तो इस तो साइंस लेने से पहले ये पूछ लेना था कि क्लासेस कम होने चाहिए, नहीं क्या? नहीं सर, मेरा एक फ्रेंड आज में वो खूब टिकटॉक में, अभी तो टिकटॉक भी नहीं है, वो खूब खुश रहता है और चिंता भी नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर उसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसमें चीटिंग भी करना पॉसिबल हो जाता है, किताब से दिख जाता है। अब मैथ्स में तो चीटिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किताब से सर सम नहीं देते हैं, सॉल्व करना पड़ता है। हाँ सही बात है, मगर ये देखना भी तो होगा कि आज से 1.5 साल या 2 साल के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज और 6 साल के बाद तुम जॉब कर रहे होगे, किसी और में पॉसिबल है क्या? तो जब कैंसिल करोगे तो ये होगा, और तब पूछना तो बाकियों से जो अभी एंजॉय कर रहे हैं 7 साल बाद कैसा लगा। अभी जो जो मेहनत करता है 7 साल के बाद एक बार पूछना, आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ? तब या आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, तेरा ही डिसीजन अच्छा था। क्योंकि जिंदगी छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है, लिखना है तो लिख लो। तो ये सोचना होगा तुम्हें कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो इसीलिए है क्योंकि तुम जल्दी कुछ हासिल करना चाहते हो, और ये गलत बात नहीं है। ये कहीं भी गलत नहीं है कि तुम जल्दी अपने पैरों में खड़ा रहना चाहते हो। जिंदगी जी ले, वही कर ले तेरे मन में है, वो सब सुन के अच्छा लगता है। एक अजीब चीज है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो एजुकेशन साइकेट्रिस्ट आके बोलता है बच्चे को वही करने दीजिए जो उसके मन में हो, और जब एक क्रिकेटर का कहानी सुनते हो तो वो बोलता है मेरे पापा सुबह 5 बजे उठा के दौड़ाते थे कि क्रिकेट खेलने के लिए जाओ। तो जब तुम किसी का सक्सेस वाला स्टोरी सुनोगे तो वो यही बोलेगा कि पापा सुबह दौड़ाते थे तभी मैं क्रिकेट खेल पाया। तो क्रिकेट वाले में क्यों नहीं बोला जाता है कि हाँ उसी का मन है? वहां नहीं बोला जाता है क्योंकि तब आईपीएल कैसे बनेगा। चलो आगे चलते हैं, लिखना है, आगे चलूं? लिख हो गया सर थोड़ा रुकिए। थोड़ा सा रुकिए सर। जब तक प्रेशर में कोई बंदा काम नहीं करेगा तब तक करे वो काम ही नहीं करेगा। हाँ। वी इवॉल्व लाइक दैट, हमारा इवोल्यूशन ही हुआ है कि हमें प्रेशर में रह के काम करना है। चलो, सोसाइटी का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ है कि सोसाइटी एक इंस्टेंट प्रेशर देते रहे कि हाँ उस चीज से हम बाहर नहीं निकले। तो इसीलिए तो सम बनाना होगा, कुछ एक करना होगा। मैं देखो, मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है तुम एंट्रेंस लेवल ये बनाओ, मेरा टेस्ट दो, मेरा टेस्ट बहुत टफ हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तुम बोलोगे नहीं सर आप टेस्ट इजी कीजिए, सॉरी वो नहीं कर सकता हूँ। क्यों सर? फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता हूँ कि हाँ तुम जेई क्लियर कर लोगे। अगर जेई का तैयारी करना है तो टेस्ट देना ही पड़ेगा, अपने को इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। हाँ, बोर्ड का तैयारी कर रहे हो टू बी सबमिटेड सिट करो, मतलब जो तैयारी कर रहे हो उसके अनुसार सही चेहरा दिखाऊंगा, क्योंकि वो मीनिंगलेस है कि अभी तुम लोगों को एक इजियर चेहरा दिखा दूं और बाद में मालूम चल रहा है कि वो इजी था नहीं, और फिर तुम गाली दोगे कि नहीं सर आपने चीजों को बहुत इजी बना दिया था। वो चीज नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस है। वो फॉल्स कॉन्फिडेंस को छोड़ के, ठीक है, तो वो तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है, तुम बोर्ड में ही अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो, नो डाउट, तुम वही करो कि नहीं तुम्हें ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पे बोर्ड के परसेंटेज का जरूरत है। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, प्रूफ दैट 1/A1 A2, मगर प्लीज कम पढ़ने के कारण अपने एम को चेंज मत करो।
मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, कम पढ़ने के कारण अगर अपने एम को चेंज करोगे तो कल जो एम अभी तुम ले रहे हो वो एम को दोबारा चेंज करना होगा, क्योंकि उस एम में भी बाद में मालूम चलेगा कि मेहनत करना होता है। कम पढ़ाई के चक्कर में अपने एम को चेंज मत करो। तो इफ A1, A2, A3 आर इन AP, तो अब क्या यहाँ पे सबका डिफरेंस कांस्टेंट है? हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि A1, A2 ये AP में है, ठीक है, तब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और AN माइनस A माइनस N माइनस 1 तो मेरा कॉमन डिफरेंस D होगा ना रे। तब मैं जब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 1 बाय A1 A2, 1 बाय A2 A3 डॉट 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 1 बाय AN माइनस 1 AN, तो 1 बाय D, तो D डिवाइडेड बाय A1 A2 प्लस D डिवाइडेड बाय A2 A3, D डिवाइडेड बाय AN माइनस 1 AN। अब D के बदले क्या कर सकते हो? D क्यों लाया समझ में आया? क्योंकि डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स D है, वो ऊपर मैंने देखा। जरूरत के अनुसार ये D को ये लिखूंगा, इस D को ये लिखूंगा और इस D को ये लिखूंगा, क्योंकि सब तो D ही है। तो ये हो जाएगा 1 बाय D ऑफ A1 बाय A1 A2 प्लस A3 माइनस A2 A3 प्लस AN माइनस 1 बाय AN इंटू AN माइनस 1। क्या फायदा? 1 बाय D ऑफ, अगर अलग अलग करूंगा तो क्या होगा? ये A2 कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। 1 बाय A2, मतलब भरोसा नहीं हो रहा है कि आज एक बार भी जूम नहीं गया। हाँ, 1 बाय AN माइनस 1 माइनस 1 बाय AN। चलो ठीक है। तो प्लीज मैं बार बार मैं तुम लोग को ये बात कह रहा हूं कि मैं थॉट छोटा या बड़ा नहीं होता है, मगर कर्महीन जिंदगी मत जियो कि हाँ घर में बैठे हो बस क्लास कर हो, क्लास खत्म होने के बाद ही मोबाइल में व्हाट्सएप में चले जाते हो, व्हाट्सएप फिर मोबाइल में गेम खेलने लगते हो, कभी बैठ के पढ़ते हो नहीं। कर्महीन जिंदगी जियोगे तो लाइफ में हर समय प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। तो अगर इसका लास्ट वाला बाकी रहा तो इसका, सॉरी इसका पहला वाला बाकी रहा तो इसका, आया ना समझ में? जैसे इसमें कैंसिलेशन हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसका पहला वाला बाकी रहा तो इसका क्या? लास्ट वाला बाकी रहेगा। ये समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है? AN तो खेला ही खत्म हो गया, क्योंकि ये 1 बाय D, एलसीएम ले लो क्या? A1 AN माइनस A1, 1 बाय कॉमन डिफरेंस। AN के बदले क्या डाल सकते हो? A1 प्लस N माइनस D माइनस A1 डिवाइडेड बाय क्या? A1 इंटू AN। क्या फायदा? A1 कैंसिल, DD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया? N माइनस 1 बाय A1 इंटू AN, विच इज लेफ्ट हैंड तरीका, राइट हैंड साइड मैंने गलती से ऊपर, हाँ ठीक नहीं सही, तो क्या लिखना है तो लिख लो। तो आज AP को यहीं पे मैं खत्म करता हूं। आज AP हमारा खत्म हुआ है, नेक्स्ट क्लास में मैं GP कराऊंगा। तो मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूं और इस चीज को समझो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि नो डाउट एम चेंज हो सकता है कि तुम एंट्रेंस का पढ़ रहे थे, अब तुम बोर्ड का पढ़ोगे, ठीक है, खासकर इस टाइम में जो सिचुएशन है, ठीक है, वो एम चेंज हो सकता है। इंजीनियरिंग से मेडिकल हो सकता है, मेडिकल से कॉमर्स जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, मगर जो भी एम है घर में बैठ के पढ़ना जरूरी है। मतलब एम, क्योंकि तुमने एम चेंज कर दिया इसलिए अब आज से तुम मोबाइल बैठ के देख सकते हो, उसके लिए अगर तुम एम चेंज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मोबाइल देखने का मन है, या सर क्योंकि तुम बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे समझ नहीं बनते, और मैं पूछता हूँ कितना घंटा दिए हो? मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोटा मोटी 10 क्लास से ज्यादा कराया, मतलब 20 घंटा मैंने दिया है। क्या तुमने अभी तक 40 घंटा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? नहीं सर नहीं दिया है, तो बनेगा।
मैंने अगर 20 घंटा दिया है मिनिमम, तो तुमने 40 घंटा, अगर तुम्हें 40 घंटा देना पड़ेगा ना। तो सर अब उसके बाद एक बहाना है सर 40 घंटा देने का टाइम भी मेरे पास नहीं रहता है, तो अब फिर बस काम ही खत्म हो गया वहां पे। जब टाइम ही नहीं रहता है तो बाकी के लोग कैसे टाइम निकालते हैं? ठीक है, टाइम तब निकलता है जब मोटिवेशन होता है। मैं जब चीजें अच्छा था तो मैं एक बार स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच देखने के लिए गया। असम का रणजी ट्रॉफी का मैच था, मेरा दोस्त का भाई खेलता था क्रिकेट। वो जब खेल रहा था तो उसका भाई बहुत एंजॉय किया। मैं 2-3 घंटे तक वहां पे था, मगर मुझे वो 2-3 घंटे तक केवल नींद लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई नहीं था वहां पे, क्योंकि मेरा मोटिवेशन नहीं था वहां पे। तो चीज वही है। मगर मेरी बच्ची जब छोटी थी और वो जब डांस करती थी, तो वो खराब डांस भी जब करती एनुअल डे में, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा वहां पे मोटिवेशन था। मगर वही दोस्त अगर मेरे साथ बैठा होगा तो वो बोलेगा क्या बोर कर रहा है यार, चल ना, इससे जल्दी अच्छा है कि बाहर जाके मोमो खाते हैं। तो वही वाली बात है, समझ में आया? बोर होना रिलेटिवनेस है। अगर तुम चाहते हो तो तुम बोर नहीं होगे, घर में बैठ के सम्स करोगे, और अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम बोर होना शुरू हो जाओगे। ये चीज बोरिंग है, बहुत रिलेटिव वर्ड है। चलो, ये चीज टफ है, रिलेटिव नहीं है। टफ रिलेटिव नहीं है, क्वाड्रेटिक टफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्रेंस लेवल में टफ है, वो रिलेटिव नहीं है। 40 घंटा देना होगा, 50 घंटा देना होगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है तो। सर क्वाड्रेटिक में सर आर्काइव में ही सब कुछ है ना क्वाड्रेटिक का? हाँ, मतलब सर मतलब क्वाड्रेटिक का जितना भी सम्स है सर सब आर्काइव में है ना? आर्काइव में नहीं होगा, मेरे क्वेश्चन बैंक में होगा। आर्काइव में तो जो पास्ट ईयर वाले सम्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है सर। मगर आर्काइव में तो ये बोल सकते हो कि अगर उसमें हर टाइप के सम्स इंक्लूडेड अभी तक हो चुके हैं, अगर तू ये पूछ रहा है तो। अगर केवल आर्काइव भी कर लेगा तो उससे तुम्हारे पास मतलब अगर बन जाता है तो इसका मतलब है मोटा मोटी तू मान सकता है कि क्वाड्रेटिक हो गया है। तो ये भेज देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का किसी को चाहिए होगा तो मुझे भेज देना, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख के मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं अपने डेस्कटॉप से मैंने चीजों को निकाल लिया है, भेज पाऊंगा तुम लोग को। चलो आज के लिए नेक्स्ट क्लास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।